नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्वर पर। दोस्तों, कल हमने इंजीनियर एसके झा सर की जो प्रैक्टिस सेट है उसका 1 नंबर सेट हम लोगों ने कल देखा था और आज हम लोग उसका दूसरा सेट देखने वाले हैं। दोस्तों, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके बताता हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, कल के सेशन में मैंने 6 नंबर क्वेश्चन जो कल एक बताया था, तो उसमें आर ये जो है आर बट्टा एच, ये है आर बट्टा एच बराबर 4 कॉट थीटा, ये आया था। यानी कि रेंज बट्टा हाइट बराबर 4 कॉट थीटा। ये कहाँ से आया था इसके बारे में मैंने बोला था कि इसको प्रूफ करके बताऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो एक कमेंट आया था, एक इसको प्रूफ करने के लिए एक मेरे मित्र का कमेंट आया था। वो मित्र का नाम है आदित्य धनराज। उनका कमेंट आया था कि सर इसको बता दीजिए ये कहाँ से आता है। तो दोस्तों, मैं इसको बता दूं, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रक्षेप गति, उसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक फॉर्मूला होता है रेंज का, यानी परास का। यानी कि किसी वस्तु को हम थीटा कोण से फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी। ठीक है, और किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर फेंकेंगे तो कितना ऊंचाई तक जाएगा, उसका एक फॉर्मूला होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम दोनों को बट्टा करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, आर बट्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये जी से जी भी कट जाएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा, एक ये दो नीचे है, ये दो ऊपर चला जाएगा, यानी 2 साइन 2 थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, कट कुट करके ये आ गया। अब आर बट्टा एच बराबर हो जाएगा, अब साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर लगा देंगे 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इस स्क्वायर से साइन कट गया तो क्या हो जाएगा, आर बट्टा एच बराबर 2 दूनी 4 कॉस थीटा, नीचे एक साइन थीटा था कॉट थीटा। तो इसी को मैंने बताया था कि आपको प्रूफ करके मैं बताऊंगा कि ये जो आर बट्टा एच यानी परास और हाइट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो इसी पर 6 नंबर क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी आज का वीडियो देखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कल का वीडियो मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के सेट में। दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस का दूसरा सेट है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ठीक है, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। दोस्तों, पिच का मतलब क्या होता है, पिच का जो मतलब होता है वो होता है तारत्व। पिच को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ध्वनि का जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तारत्व मतलब होता है कि किसी का आवाज मोटा या पतला होना। तो तारत्व जो है सो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी, तो कोई ध्वनि ज्यादा है या कम है तो उसी के माप को क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और ये जो ध्वनि की तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की तरत्व यानी कि पिच जो है सो आवृत्ति पर और ध्वनि की तीव्रता जो है सो आयाम पर निर्भर करती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, कहाँ गिरेगी गेंद। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि स्थिर गति से, यानी कि गति कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, एक समान गति से कोई कार जो ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि कोई कार है
जो एक समान गति से जा रहा है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक कार है जो कि ऊपर से क्या है, खुला हुआ। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और कार एक समान गति से जा रही है, ठीक है। कार एक समान गति से जा रही है और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, वो गेंद को ऊपर फेंकता है। तो दोस्तों कार जा रही है तो लड़का इस पर खड़ा है, तो लड़का भी तो चल रहा है आगे, और लड़का के साथ साथ गेंद भी चल रहा होगा। तो गेंद को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो गेंद डायरेक्ट ऊपर न जा करके गेंद ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है। और जितना लड़का आगे बढ़ेगा उतना भी गेंद भी आगे बढ़ेगा, और जैसे ही लड़का आगे बढ़ेगा तो गेंद उसके हाथ में दोबारा आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए 2 सिस्टम है, एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, ठीक है। दोनों को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। तो सिस्टम यानी कि एक वस्तु ये है, दूसरा वस्तु ये है, ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। ये ज्यादा गर्म है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री, इसका टेम्परेचर है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो जो उष्मा को जो हम मापते हैं वो टेम्परेचर में मापते हैं, तापमान में मापते हैं। उष्मा की जो हम माप करते हैं वो तापमान में करते हैं। इसका तापमान 61 डिग्री सी है, इसका तापमान 90 डिग्री सी है। अब ये दोनों को हम कनेक्ट किए तो उष्मा अब किधर से किधर जाएगा, ज्यादा बला से कम बला में जाएगा, कम बला ज्यादा बला में जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि उष्मा जो होता है वो ज्यादा तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु में जाता है, और तब तक जाता है जब तक कि दोनों वस्तु का तापमान बराबर न हो जाए। यानी कि 100 वाला जो वस्तु है इससे तापमान किधर जाएगा, 100 वाला से जाएगा किधर, 90 वाला में जाएगा। और जब दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा तो जो उष्मा का ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। जिसका तापमान ज्यादा होगा उधर से कम तापमान वाले वस्तु की ओर, कम तापमान वाले निकाय की ओर उष्मा ट्रांसफर होने लगेगा। और तब तक होगा जब तक कि क्या हो, जब तक कि दोनों का तापमान बराबर न हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दायां हाथ का नियम जो है वो जनरेटर के लिए काम करता है। आपने कभी भी बाएं हाथ से जनरेटर स्टार्ट किया है, नहीं किया है, क्योंकि बाएं हाथ से जनरेटर स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जनरेटर स्टार्ट दाएं हाथ से करते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो जनरेटर से संबंधित है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है श्यानता। तो श्यानता जो होता है एक प्रकार का बल होता है। श्यानता क्या है, एक प्रकार का बल होता है जो द्रव में किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है, ठीक है। या द्रव का भी एक दूसरे के परत पर द्रव चलता रहता है तो उस द्रव का भी विरोध करता है गति का, ठीक है। श्यानता एक प्रकार का बल होता है जो द्रव में गति का विरोध करता है। यानी कि जो द्रव गाढ़ा है वह गति कम करेगा और जो द्रव पतला है वह ज्यादा गति करेगा। यानी कि कहने का मतलब होगा कि जो द्रव गाढ़ा है उसमें श्यान का बल जो ज्यादा होगा, जो द्रव पतला है उसमें श्यान का बल कम होगा। जिसमें श्यान का बल ज्यादा होगा वो वस्तु को कम चलने देगा, द्रव को कम चलने देगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि गाढ़े द्रव में श्यान अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। गाढ़े द्रव में श्यान बल जो होता है अधिक होता है क्योंकि वो उसमें गति कम होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ब्लबर क्या होता है। तो दोस्तों ब्लबर जो होता है एक प्रकार की वसा है, वसा का एक परत होता है। जैसे पानी में रहने वाले जंतु है, पानी में रहने वाला जंतु जो कि मेमल्स हो, ठीक है, पानी में रहने वाला जंतु या बर्फ में रहने वाला जंतु के त्वचा के स्किन के अंदर में एक प्रकार का जो वसा है उसका एक परत जमा रहता है, ठीक है। वसा का परत जमा रहता है उसी को ब्लबर बोलते हैं, जो कि जंतु को ठंडा से बचाव करता है, ठीक है। बर्फीला क्षेत्र में या पानी में रहने वाले जंतु जो कि मेमल्स हैं उसके त्वचा के अंदर में एक प्रकार का जो सघन वसा का परत होता है, एसिड का फैट का परत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सघन वसा की परत।
8 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा। आवृत्ति जो होता है 1 सेकेंड में जितना दोलन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 सेकेंड में 20 दोलन होता है तो 1 सेकेंड में 2 दोलन होगा। 1 सेकेंड में कितना दोलन होगा, 2 दोलन होगा, इसलिए इसकी आवृत्ति 2 हो जाएगी। 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति 2 हो जाएगी, यहाँ पर सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है तो आवृत्ति क्या होगी। देखिए 10 सेकेंड में 50 दोलन तो 1 सेकेंड में 5 दोलन, 10 सेकेंड में 50 दोलन तो 1 सेकेंड में 5 दोलन, यानी कि आवृत्ति हो जाएगी 5 हर्ट्ज। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना दोलन वही उसकी आवृत्ति। 10वें नंबर क्वेश्चन में बात कर, 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। अब देखिए कोई भी तरंग है दोस्तों, कोई भी तरंग जो है वो श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलता है। जैसे कोई तरंग है वो श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलता है, तो ऊपर में जो होता है ऊंचाई उसको श्रृंग बोलते हैं, नीचे में जो होता है उसको गर्त बोलते हैं। तो 2 क्रमिक श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या 2 क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंगदैर्घ्य ही कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर होगा, क्योंकि इसमें 100 से भाग देंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर गलत है, इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं 11 नंबर। इसमें कहा किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, किण्वन होता है ना, जैसे शराब जो बनाते हैं वो किण्वन क्रिया से बनाते हैं। किण्वन मतलब होता है किसी भी चीज को सरा देना, सराना। ठीक है, उसको सरने के लिए छोड़ देना। तो किसी भी वस्तु को सराएंगे यानी किण्वन होगा तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। लेकिन कांच जो है, कांच मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण होता है, कांच जो होता है SiO2 प्लस Na2O और प्लस किसका मिश्रण है, CaO का। कांच जो है सो सिलिका प्लस सोडियम ऑक्साइड और चूना, ये तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये मिश्रण हो गया। इस्पात जो होता है स्टील जो होता है कार्बन, सिलिकन, मैग्नीज, फास्फोरस और आयरन का मिश्रण होता है। ठीक है, और पीतल जो है ये भी मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का ये भी मिश्र धातु है। लेकिन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका मिश्रण नहीं है, केवल ये जो है सो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। अब देखिए यौगिक क्या होता है, तो यौगिक जो होता है तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात के संयोग से जो बनता है उसी को हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पर पारा देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आपका पारा है, जो कि गलत हो जाएगा, पारा तत्व है। शरबत क्या है, शरबत विलयन होता है, शरबत में चीनी और पानी को मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, ये भी नहीं होगा। वायु भी मिश्रण है बहुत सारे गैसों का, लेकिन अमोनिया जो है, अमोनिया NH3, इसका जो फॉर्मूला NH3 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु का संयोग करवाएंगे तभी हमको अमोनिया प्राप्त होगा। यहाँ पर इसलिए यह यौगिक है। अगर हम इसके अनुपात को बदल दे, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ले ले, हाइड्रोजन 5 ले ले, तो ये अमोनिया का निर्माण नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में जो संयोग से बनता है उसी को यौगिक कहते हैं। यहाँ पर निश्चित अनुपात है 1:3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो इसी के अनुपात, निश्चित अनुपात में मिलने पर अमोनिया बनता है, इसलिए अमोनिया जो है सो यौगिक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार की रेटिंग किसमें व्यक्त करते हैं। फ्यूज तार की रेटिंग जो दोस्तों एम्पियर में व्यक्त की जाती है, यानी कि किसी भी फ्यूज में आप लिखा हुआ देख लीजिएगा कि उसमें लिखा हुआ कि ये 5 एम्पियर, रेटिंग 5 एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर जो होता है वो
एम्पियर और लिखा रहेगा 5 एम्पियर 220 वोल्ट, ऐसा लिखा रहेगा। किस कोई फ्यूज है उसमें आप देखिएगा लिखा रहेगा 5 एम्पियर 220 वोल्ट। इसका मतलब हो गया कि वह जो फ्यूज है वो 5 एम्पियर तक के करंट को सहन कर सकता है, उससे ज्यादा करंट होगा तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज का जो रेटिंग होता है वो एम्पियर में लिखा रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जो न ऑक्सीकारक है और न अवकारक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीकारक या अवकारक होने के लिए किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कक्षा है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से अगर भरा हुआ हो बाह्यतम कक्षा तो वह न तो ऑक्सीकारक होगा न ही अवकारक होगा, वो तो अक्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा अक्रिय है। और बाह्यतम कक्षा में पूरा भरने के लिए किसी भी तत्व का बाह्यतम कक्षा अगर पूरा भरा हुआ यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब होता है पूर्ण भरा हुआ, तो हम लोग चेक करेंगे इसमें बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में चेक करते हैं तो इसके बाह्यतम कक्षा में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 और 3 5 इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में आप देख रहे हैं 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है नियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नियन जो अक्रिय गैस होता है, न कि ऑक्सीकारक है और न ही अवकारक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 में श्वसन क्या है, तो श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं, मंद दहन। ठीक है, मंद दहन, श्वसन को क्या बोलते हैं, मंद दहन बोलते हैं। और दहन जो है सो ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, ऑक्सीकरण, इसको क्या बोलते हैं, उपचयन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण है, यानी कि उपचयन है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है, तो बेकिंग पाउडर दोस्तों हम लोग खाते हैं। तो बेकिंग पाउडर में जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और प्लस में टार्टरिक एसिड उसमें मिला रहता है। तो आपको याद रखना है कि बेकिंग पाउडर जो है वो किसका किसका मिश्रण है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में टार्टरिक एसिड। ठीक है, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रजनक रिएक्टर क्या है। दोस्तों प्रजनक यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि प्रजनक यानी कि जो उत्पन्न करता हो, जनन करता हो, प्रजनक। तो प्रजनक रिएक्टर जो होता है इसमें क्या होता है कि वैसा रिएक्टर होता है जिसमें जितना हम ईंधन डालते हैं उससे ज्यादा ईंधन हमको उत्पन्न हो जाता है उसमें। ठीक है, यानी कि इसका जो है सो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विखंडनीय पदार्थ जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक हो जाता है। ठीक है, 19 नंबर में रंग पहचानने की क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, रंग आंख में जो है, ये आंख से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंख में दो प्रकार की कोशिका होती है। एक होता है शंकु कोशिका और एक होता है क्षर कोशिका। एक होता है शंकु कोशिका, एक होता है क्षर कोशिका। तो शंकु कोशिका जो होता है वो रंग पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है। आंख में जो शंकु कोशिका होता है वो किसी भी प्रकाश के रंग को पहचान लेता है। और क्षर कोशिका जो होती है वो तीव्रता पहचानती है, किसी भी प्रकाश कितना तीव्र प्रकाश है वो पहचानती है। इसमें कह रहा है कि रंग पहचानने की क्षमता होती है किसमें, कोन्स कोशिका में। कोन्स मतलब होता है शंकु, तो शंकु कोशिका आपका आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि तांबा के चकती में एक छेद है। तांबा है, जैसे कोई तांबा है उसके बीच में एक छेद है छोटा सा। ठीक है, जब इसे गर्म करते हैं, जब तांबा गर्म करते तांबा फैलेगा, तांबा क्या होगा, फैलेगा, तो इसका छेद का व्यास भी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। छेद का व्यास भी क्या होगा, छेद भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछिएगा, जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और कल के सेशन में मैं आपको सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।